तो अब ध्यान दे, अगला टॉपिक क्या है, पूरक फलन ज्ञात करना। तो देखो वापस से समीकरण 3 क्या थी, जब हमने पूरक फलन निकाला था भाई, एफ डी वाई बराबर यूँ थी, एफ डी वाई बराबर 0, ये थी समीकरण 3। ठीक है, इस तरीके से एफ डी वाई बराबर 0। एफ डी क्या था, और एफ डी ये था कि डी पे पावर एन प्लस a1 डी पे पावर n माइनस 1, a2 डी पे पावर n माइनस 2 अप टू an डी पे पावर, सॉरी an था लास्ट में, इससे पहले था an माइनस 1 डी प्लस an, इस तरीके से। ठीक है, y बराबर 0। ठीक है, ये थी इक्वेशन 3, या यूं बोल लो एक ही बात है। और इसी में ही हमने CF की बात करी थी, CF निकाला था। ठीक है, और उस CF को इस इक्वेशन का तो हमने क्या बोल दिया था, जनरल सॉल्यूशन भी बोल दिया था, क्योंकि बराबर में 0 था इसलिए। और जो समीकरण 2 था उसका CF बोला था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माना y बराबर e पे पावर mx समीकरण, इसी को ही बोल दो वापस समीकरण 3, ये समीकरण 3 थी। ठीक है, मैंने मिटा दी इसलिए लिखा था यहाँ समीकरण 3 से, अदरवाइज ये समीकरण 3 था। माना y बराबर e पे पावर mx समीकरण 3 का एक हल है। क्या बोल रहा हूँ भाई, कि y बराबर e पे पावर mx इसका हल है। तो अब बताओ, यदि y बराबर e पे पावर mx इसका हल है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसको संतुष्ट भी करेगा। सीधी सी बात है कि मैंने इसका हल बोल दिया, इसका सॉल्यूशन बोल दिया, तो इसका मतलब ये जो y बराबर e पे पावर mx है वो इसको हल भी करेगा, वो सॉरी संतुष्ट भी करेगा। तो रखो इसमें, देखा संतुष्ट करता है क्या। तो रख रहा हूँ यहाँ d पे पावर n, a1 dn माइनस 1, a2 dn माइनस 2, an माइनस 1 d प्लस an, और अब रख रहा हूँ y की जगह e पे पावर mx बराबर 0, ये रख दिया y की जगह। ठीक है, इसको बोल लो या इसको बोल लो, ये दोनों एक ही है। ठीक है, एफ डी का मान ही है ये। ठीक है, तो यहाँ रख दिया समीकरण 3 में y की जगह e पे पावर mx। अब करो ऑपरेट। हाँ भाई, पहले d पे पावर n ऑपरेट हो जाएगा e पे पावर mx पे, a1 ऐसे कैसे, d पे पावर n माइनस 1 ऑपरेट हो जाएगा e पे पावर mx पे, a2 ऐसे कैसे, d पे पावर n माइनस 2 ऑपरेट हो जाएगा e पे पावर mx से, an माइनस 1 d ऑपरेट हो जाएगा e पे पावर mx पे, और an e पे पावर mx बराबर 0। तो e पे पावर mx पे ऑपरेट कर दिए सारे ऑपरेटर, dn, dn माइनस 1, dn माइनस 2, d और an। ठीक है, an का भी गुणा करवा दिया। अब देखो e पे पावर mx। ठीक है, हाँ भाई, d का मतलब है अवकलन, पहले बता दिया था मैंने। d मतलब था do बाई dx, ये था d बाई dx। इसको आप e पे पावर mx पे ऑपरेट करो, तो एक बार करोगे तो एक बार अवकलन, तो e पे पावर mx का e पे पावर mx और फिर mx का m। सही लिखा है क्या भाई, सही है कि एक बार अवकलन से एक m आएगा। यदि आप दोबारा अवकलन कर देते हो, हैं भाई, दोबारा अवकलन कर देते हो, तो देखो ये रहा, एक बार अवकलन से m आया, इसी का दोबारा और करो तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर। सही है क्या, दोबारा समझें कि एक बार अवकलन कर चुके थे, इसका जब दोबारा करेंगे तो वही e पे पावर का e पे पावर, फिर पावर का m, तो m और m स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। तीसरी बार कर दूंगा तो वही e पे पावर का e पे पावर और फिर पावर का m, तो m क्यूब। तो इसी तरीके से यदि मैं n बार अवकलन कर दूंगा तो m पे पावर n नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2 बार करने से m स्क्वायर, 3 बार करने से m क्यूब, 4 करने से m पे पावर 4, तो n बार अवकलन करने से m पे पावर n और साथ में e पे पावर mx। e पे पावर तो बच ही रहा है ना ऐसे ही, कि e पे पावर का अवकलन e पे पावर। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे कि जब आपने एक बार किया तो e पे पावर का e पे पावर और फिर पावर का mx का m, जब आपने दोबारा किया
तो वही ई पे पावर का ई पे पावर और फिर पावर का m, तो m स्क्वायर हो गया था। फिर जब तीसरी बार करोगे तो वही ई पे पावर का तो ई पे पावर, फिर mx का m, तो ये m क्यूब हो जाएगा। तो ई पे पावर mx तो बच ही रहा है हर बार, साथ में m पे पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब मैं n-1 बार करूंगा तो m पे पावर n-1 ई पे पावर mx। जब मैं n-2 बार करूंगा तो m पे पावर n-2 ई पे पावर mx, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक बार ये d मतलब एक बार, तो एक बार अवकलन करूंगा तो ई पे पावर mx, एक बार ये m आएगा, और लास्ट में an ई पे पावर mx बराबर 0। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, ई पे पावर mx कॉमन है भाई, तो आ जाएगा m पे पावर n a1 m पे पावर n-1 a2 m पे पावर n-2 a(n-1) m और an, ठीक है, बराबर 0। और अब देखो ई पे पावर mx और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इन दोनों का गुणा 0 है। तो यदि गुणा 0 है तो या तो ई पे पावर mx 0 होगा या फिर ये एक्सप्रेशन 0 होगा। अब आपको पता होना चाहिए ई पे पावर तो कभी 0 देता ही नहीं है। ई में 0 कब मिलता है, ई पे पावर माइनस अनंत होता है 0, और माइनस अनंत कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे वैसे ही। तो ई पे पावर तो कभी 0 देता नहीं है, तो इसका मतलब 0 कौन होगा, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को 0 कर रहा हूं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं 0 लिख देता हूं, ये लो। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला है आपको, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन मिला है, इस एक्सप्रेशन को आप ढंग से देखें कि ये एक्सप्रेशन जो मिला है, इसे देखें आप कि ये है क्या। तो इसे यदि आप देखेंगे तो देखो, ये था मेरा समीकरण 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वापस से, डी पे पावर n a1 डी पे पावर n-1 a2 डी पे पावर n-2 अप टू an-1 d प्लस an इंटू y बराबर 0। ये था समीकरण 3, ठीक है। तो यदि इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कि एक n घात का द्विघात, वो n घात का समीकरण हो m के पदों में। यूं समझे कि इस तरीके से नहीं दिख रहा क्या, ये x पे पावर n a1 x पे पावर n-1 a2 x पे पावर n-2 an-1x प्लस an बराबर 0, इस तरीके से। इसको और इसको देखो कि दोनों में क्या सिमेट्री दिख रही है या क्या समानता है। बस यहाँ m है, यहाँ x है, देख लो m की जगह केवल x है और कोई फर्क नहीं है। तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, n घात का बहुपद समीकरण, कि ये एक n घात का बहुपद समीकरण है। हमने n घात के नहीं पढ़े, आपने छोटे छोटे पढ़े होंगे ऐसे, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, x पे पावर 4 5x प्लस 6 बराबर 0, इस तरीके के, ठीक है। ये 2 घात का समीकरण है, ये भी 4 घात का समीकरण है जैसे ये, ठीक है। तो वैसे ही यदि मैं इसको बोलूं या इसको बोलूं, पहले तो इसकी बात करूं, तो ये कितनी घात का समीकरण है, ज़्यादा से ज़्यादा घात है n x की, तो ये n घात का समीकरण है x में। तो n घात का बहुपद समीकरण है x में। उसी तरीके से यदि इसको देखो आप, तो ये भी तो n घात का समीकरण है लेकिन m में। तो इसको हल करते हैं तो x के मान आते हैं, 2 घात के को हल करते हो तो 2 मान आते हैं, 4 घात के को करते हैं तो 4 आते हैं, और उनको बोलते क्या है, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, x की जगह रखेंगे बराबर में 0 मिल जाएगा, x की जगह रखेंगे बराबर में 0 मिल जाएगा। तो जब मैं 2 घात के बहुपद को हल करता हूँ
बहुपद समीकरण को तो x के 2 मान आते हैं, 4 के को करता हूँ तो 4 आते हैं, और n के को करूँगा तो n मान आएंगे। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे है कि ये n घात का है, तो जब मैं इसको हल करूँगा तो m के जैसे यहाँ x के आते हैं वैसे यहाँ m के कितने मान आएंगे भाई, n। आ गई बात समझ में? n घात का समीकरण है तो n मान आएंगे, किसके आएंगे, किसमें है समीकरण, m में, तो m के n मान आएंगे। तो यही मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ध्यान रहे। तो क्या लिख रहा हूँ, जो कि इसको चाहो तो यूँ भी बोल दिया करते हैं हम, Fm बराबर 0, इस पूरे को शॉर्ट में, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, Fm बराबर 0, जो कि n घात का m में, ये मत लिखना भाई, ये तो मैंने समझाने के हिसाब से लिखा है आपको इक्वेशन 3 वापस से, बहुपद समीकरण है जो कि n घात का m में बहुपद समीकरण है, m है यहाँ पे चर, विच इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन m। ठीक है, विच इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन m। और ये जो समीकरण है ना, इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसे सहायक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे सहायक समीकरण कहा जाता है। इट इज सेड टू बी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसे सहायक समीकरण कहते हैं, तथा A डॉट ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, तथा A डॉट ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसे सहायक समीकरण बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो ये जो समीकरण है ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपको ये, मैंने तो ये कैलकुलेशन करके निकाली है, आप बिना कैलकुलेशन करे भी निकाल सकते हो। देखो आप इस समीकरण को ढंग से देखो, इसको बोल दो समीकरण 4 हो गई थी ना भाई, इसको 5 बोल दो, और 5 हो गई हो तो 6 बोल देना इसको। इस 5 को देखो और 3 को देखो, आपको कुछ फर्क दिखेगा क्या? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे d की जगह यदि मैं डायरेक्ट m रख दूँ ना, तो d पे पावर n तो m पे पावर n, d पे पावर n माइनस 1 m पे पावर n माइनस 1, d पे पावर n माइनस 2 m पे पावर n माइनस 2। तो आपको ऐसा लग रहा होगा d की जगह बस m ही रखना है और ये समीकरण आ जाएगी। तो बस यही काम करना है कि जब भी आपको सहायक समीकरण निकालनी हो तो आप डायरेक्ट d की जगह m रख दें, आपका काम हो जाएगा, और बराबर में 0 लिख दें। ठीक है, कि ये जो FD है, इस FD में d की जगह m रखें और बराबर में क्या लिख दें, 0। सहायक समीकरण डायरेक्ट आ जाएगी। और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सहायक समीकरण है, जिसके, या यूँ लिखो, इस समीकरण के कितने मूल होंगे भाई? इस समीकरण के n मूल होंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन हैज n रूट्स। तो इस समीकरण के n मूल होंगे भाई। n घात की है ना, अभी भी बताया था, 2 घात की के 2, 3 घात की के 3, तो n घात की के n। अब ये जो n मूल होंगे, अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, अब आप कोई भी समीकरण हल करते हो, जैसे कि ये ही ले लो, तो इसके 2 मूल हैं। कौन कौन से हैं बताओ? 2, -2, -3। गुणनखंड करके देख लेना। ठीक है, ये समीकरण ले ली जैसे मैंने, x² - 4x + 4 बराबर 0। तो इसके भी 2 मूल हैं, 2, 2। गुणनखंड करके देख लेना। ठीक है, और इसी तरीके से मैं और कोई ले लूँ कि x² - x + 1, इस टाइप से, तो इसके भी 2 मूल आएंगे, लेकिन वो सम्मिश्र आएंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप ये समझें कि ये जो सम्मिश्र मूल होते हैं ना भाई, वो हमेशा जोड़े में आते हैं, अकेला नहीं आता कभी भी। तो देखो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मूल कैसे कैसे हो सकते हैं। मूल सारे के सारे भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक,
भिन्न और वास्तविक, डिस्टिंक्ट एंड रियल, समान हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं, इक्वल एंड रियल, और सम्मिश्र भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। और एक और केस हो जाता है कॉम्प्लेक्स में भी इक्वल हो जाएं कि ये अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ही 2 बार आ जाए, ठीक है। तो देखो इस 3 टाइप के रूट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना ये हमेशा जोड़े में ही आते हैं कि यदि एक रूट 3 + 2 आयोटा है तो दूसरा डेफिनेटली 3 - 2 आयोटा ही होगा, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं आप। एक यदि 4 - आयोटा है तो दूसरा डेफिनेटली 4 + आयोटा ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकालते हो, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही निकालते हैं भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स, ध्यान रहे हमेशा ऐसे ही निकाले जाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से हम रूट्स निकालते हैं जिसको कि श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, ठीक है, या क्वाड्रेटिक मेथड। इसमें जब ये विवेचक b² - 4ac नेगेटिव आ जाता है, ये जब माइनस का आ जाता है तब हमको आयोटा की फॉर्म में आंसर मिलता है। जैसे कि मान लो इसका मान आ गया -4, तो फिर इस -4 को हम लिख देते हैं 4 आयोटा स्क्वायर, और इस 4 आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो ये आ जाता है ±2 आयोटा। तो एक प्लस का 2 आयोटा, एक माइनस का 2 आयोटा। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि एक प्लस का 2 आयोटा है तो एक डेफिनेटली माइनस का 2 आयोटा होगा, और एक माइनस का आयोटा है तो एक प्लस का आयोटा होगा। तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और इस नेगेटिव को भी हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं तो एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो तो हमेशा जोड़े में ही आते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कि एक प्लस का बीटा आयोटा होगा, एक माइनस का बीटा आयोटा होगा। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स वाले होंगे ये तो हमेशा जोड़े में ही आएंगे, ठीक है। वास्तविक जरूर जोड़े की फॉर्म में भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। तो अब मैं इन 3 केस को डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो क्या है तीनों केस कि n रूट्स होंगे, अब n मूल होंगे। तो पहला केस तो क्या है कि ये n सारे के सारे ही अलग अलग हों। केस फर्स्ट कि सभी n मूल भिन्न भिन्न तथा वास्तविक हों, कि ऑल n रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, कि सारे के सारे अलग अलग हैं और भिन्न भिन्न हैं। अर्थात m बराबर m1 m2 m3 m4 अप टू mn, इस टाइप से हैं कि सारे अलग अलग हैं, कि m1 m2 m3 mn इस तरीके से आगे। तो अब देखो मैं ये सॉल्यूशन लेके चला था y बराबर e⁻ mx। अब समझ लेना, बस 2 4 5 मिनट का और बचा है टॉपिक, फिर काम हो जाएगा, पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन लेके चला था मैं, और m के इतने सारे मान आ गए, और ये सब के सब सॉल्यूशन है क्योंकि उसी समीकरण को ही तो हल करके निकाला है। तो इसका मतलब y बराबर e⁻m की जगह रखते जाओ, हल मिलते जाएंगे। अरे इसको सॉल्यूशन बोला था, n घात की समीकरण बन गई थी, ध्यान रहे, इसको सॉल्यूशन लेके चले थे, पूरी को पुट किया था, सहायक समीकरण निकाली थी n घात की, तो उसी के n मूल हैं, तो ये सब के सब संतुष्ट करेंगे उसको। 2 मूल आते हैं, ये दोनों रख के देखो, दोनों संतुष्ट करेंगे। तो n मूल आए, n के n संतुष्ट करेंगे, तो ये सब के सब संतुष्ट करेंगे उस समीकरण को। तो जैसे जैसे आप यहाँ रखते जाओगे आपको हल मिलते जाएंगे। तो y1 मिल गया e⁻m1x, दूसरा y2 मिल गया e⁻m2x, तीसरा y3 मिल गया e⁻m3x, और इसी टाइप से लास्ट में yn मिल गया e⁻mnx। ये लो n सॉल्यूशन मिल गए। तो मैंने जब शुरू में बोला था मान लो कि किसी भी विधि से हल करके हमने ये निकाल लिए, तो अब वो विधि से हल करके बताया कि कौन सी विधि से निकालें, कि इसको लेके चले थे अकेले को, n घात की समीकरण बनी, उसको n घात की समीकरण को मैंने हल किया और मान लो ये n मान आ गए, तो ये आगे y1 है, y2 y3 yn, और अब CF लिख देंगे इसका। CF क्या था आपको याद हो तो, CF था C1 है y1 है, तो y1 का मान रख दो, C2 y2, और लास्ट में Cn yn। चाहो तो C3 y3 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है,
इस तरीके से। तो आ गया भाई CF C1 Y1 C2 Y2 CN YN। तो देखो जब सारे ही मूल अलग अलग हों, सबके सभी अलग अलग हों, तो इस फॉर्म में CF लिखा जाएगा। आपको ये प्रश्न नहीं करेगा जब मैं CF इस फॉर्म में लिखूंगा कि सर इसी फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि बताया है इसी को रखा था मैंने, तभी मेरे को समीकरण मिली थी। और अलग अलग आए हैं तो मतलब ये आ गए और इनको C1 Y1 की जगह रख दिया, Y2 की जगह YN की जगह, तो इस फॉर्म में CF मिल गया। ठीक है। केस 2, यदि कुछ मूल समान हो तथा सभी मूल वास्तविक हो। किसमें क्या है, दूसरा केस क्या है, ऑल रूट्स आर रियल बट सम रूट्स आर इक्वल। अब ये वाला केस है कि सारे के सारे रूट्स क्या हैं, वास्तविक तो हैं, मतलब आयोटा की फॉर्म में नहीं आ रहे, लेकिन उनमें से कुछ क्या है, सेम है। ठीक है। तो इस फॉर्म में CF कैसे लिखते हैं, तो देखो मान लिया कि दो रूट्स इक्वल हो गए कि M1 और M2, ये दोनों सेम हो गए और इन दोनों का ही मान क्या आ गया, यूँ समझ लो एक तरीके से इन दोनों का ही मान आ गया M बोल दो, चलो इन दोनों का ही मान M आ गया। ठीक है। शुरू के दो रूट सेम हो गए, बाकी सब अलग अलग हैं, M3 M4 M5 और लास्ट में Mn। ठीक है। अब देखो इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा क्योंकि इसका इस केस का अकेले का प्रूफ 1.5-2 पेज का है, तो हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, मैं डायरेक्ट CF लिखना बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अब हम CF ही लिखेंगे। तो इस फॉर्म में CF कैसे लिखते हैं, देखो दो रूट्स इक्वल हुए हैं ना भाई, तो पहला और दूसरा रूट इक्वल हो गए, तो इसको कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x e पे पावर mx, कि दोनों का ही मान क्या है, m है ना भाई, M1 और M2 दोनों का ही मान m है, तो M1 M2 दोनों का ही मान m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x e पे पावर mx। फिर आ रहा है C3 e पे पावर M3x, फिर C4 e पे पावर M4x। अब बाकी तो वैसे ही वैसे ही लिखेंगे, और लास्ट में Cn e पे पावर Mnx। क्लियर। इस तरीके से मान लो तीन सेम हो जाते कि M1 M2 M3 ये तीनों सेम हो जाते, तो मैं यहाँ लिखता C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। चार हो जाते हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, और जो सेम वैल्यू थी वो लिख देता उसके साथ में m तो mx। तो चारों की वैल्यू m हो जाती है तो e पे पावर mx, और उसके साथ में चार कांस्टेंट आते हैं C1 C2 C3 C4, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, इस तरीके से। तो जब सेम हो जाए तो इस तरीके से लिखते हैं। तो कहने का मतलब है जब अलग अलग होना है तो उन अलग अलग को तो e पे पावर में लिखते जाओ, एक एक कॉन्स्टेंट लगाते जाओ। जब सेम हो जाए तो उस सेम को लिखो, और जितने सेम हुए हैं, तीन हुए हैं तो C1 C2 C3 और C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, इस हिसाब से। अब अगला केस है केस थर्ड। क्या है देखो, अब इसको समझेंगे कि इसमें कैसे लिखेंगे। तो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड मूल सम्मिश्रों कि कुछ मूल सम्मिश्रों की सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कि मान लिया जो शुरू के दो रूट है ना भाई M1 और M2 वो सम्मिश्र हैं, और वो इस तरीके से हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और बाकी सब रियल हैं M3 M4 M5 इसी टाइप से Mn। तो अब मैं तीसरे केस की बात कर रहा हूँ इसकी, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, और मैंने बताया था कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स हमेशा जोड़े में आते हैं, कम से कम दो तो आएंगे ही, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप से। तो M1 हो गया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, M2 हो गया अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, तो कम से कम दो तो आएंगे ही, या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8,
ठीक है, जोड़े में आते हैं ये हमेशा, प्लस के साथ माइनस वाला जरूर आएगा, अकेले नहीं आते हैं, इनका जोड़ा होता है हमेशा। तो अब ध्यान दें, इस फॉर्म में CF लिखें तो मेरे को तो कंसेप्ट पता है, क्या पता है कि C1 e पे पावर m1x, तो m1 को बोल दिया मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो e पे पावर m1x। C2 e पे पावर m2x, m2 को बोल दिया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा। प्लस C3 e पे पावर m3x, अब ये रियल है तो अब इनकी दिक्कत है नहीं, Cn e पे पावर mnx, ये लो। तो इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा CF। और अब ये जो टर्म दिख रही है भैया आपको, इस टर्म को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, अब ध्यान दे, कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा e पे पावर अल्फा x, देखो कॉमन दिख रहा है e पे पावर अल्फा x। अच्छा यहाँ x नहीं लगाया क्या भाई, तो x लगा लें ये, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से। तो देखो अल्फा x कॉमन है तो e पे पावर अल्फा x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा C1 e पे पावर आयोटा बीटा x, C1 e पे पावर आयोटा बीटा x, यहाँ C2 e पे पावर माइनस आयोटा बीटा x, और ये बाकी एज इट इज चल ही रहा है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक चल रहा है, Cn तक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बाकी एज इट इज चल रहा है। और अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है भैया आपको, ये वाला, इसको देखो आपने 11th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, आयलर प्रमेय, और यदि नहीं भी पढ़ी है तो ध्यान रखें, ठीक है। छोटी सी थ्योरम है कि e पे पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वैसे तो RBSc के सिलेबस में है, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है तब भी ध्यान रखें कि e पे पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e पे पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देख लो, तो कोस में तो माइनस का फर्क पड़ता नहीं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन में पड़ता है तो साइन में आगे आ जाएगा। अब देखो ये वाली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको बोलते क्या है, आयलर प्रमेय। तो e पे पावर आयोटा थीटा, ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर में भी है, वो पढ़ाई थी मैंने। तो e पे पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह बताओ क्या है, बीटा एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, प्लस में C2 e पे पावर, अब यहाँ ये लिखना भूल गए फिर, तो e पे पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, ठीक है। तो e पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो e पे पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रहे कि e पे पावर आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e पे पावर माइनस आयोटा थीटा को कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और वो साथ में चल ही रहा है क्या कि C3 e पे पावर m3x Cn e पे पावर mnx, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप देख लो, कोस बीटा के गुणांक कॉमन लो, तो कोस बीटा x का गुणांक बताओ क्या है, कोस बीटा x का गुणांक है C1, और यहाँ देखो कोस बीटा x का गुणांक क्या है, C2, तो ये गुणांक है कोस बीटा x के। आयोटा साइन बीटा x के गुणांक देखो, तो आयोटा साइन बीटा x का गुणांक है यहाँ पे C1, और आयोटा साइन बीटा x का गुणांक है यहाँ पे माइनस C2, तो माइनस C2। और ये बाकी जो टर्म है वो एज इट इज कि C3 e पे पावर m3x अप टू Cn e पे पावर mnx। और अब एक लास्ट काम कि ये जो C1 प्लस C2 दिख रहा है भाई, मैंने बताया था कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट नया कांस्टेंट, तो C1 प्लस C2 को क्या बोल सकता हूँ, कुछ नया कांस्टेंट, तो उसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल A।
तो इसको बोल दिया कैपिटल ए कोस बीटा एक्स। C1 माइनस C2 तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट गुणा कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा कांस्टेंट, C1 बटा C2, C1 गुणा C2, सबको नया लिख सकते हैं। आयोटा भी कोई नंबर ही है, तो इस पूरे को क्या बोल दिया B, तो B साइन बीटा एक्स, ठीक है। और बाकी ऐसे कैसे ही चल रहा है, C3 e पे पावर m3x प्लस Cn e पे पावर mnx। तो अब आप कुल मिला के देख सकते हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, साइन कोस की फॉर्म में। अब आप जो रियल रूट्स होंगे वो तो ई पे पावर में आएंगे कि जो वास्तविक मूल होंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हैं वो साइन कोस की फॉर्म में आएंगे। तो ये पूरा प्रूफ बताया मैंने कि ई पे पावर से साइन कोस कैसे आ गया, क्योंकि मैं लिखूंगा वहाँ पे ई पे पावर में नहीं लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स वालों को साइन कोस में लिखूंगा। तब आप प्रश्न नहीं करें कि कहाँ से आ गया, इसके लिए ये प्रूफ बताया है कि जो वास्तविक भाग हो उसको तो ई पे पावर में लिख दोगे, ई पे पावर अल्फा एक्स। जो काल्पनिक भाग है आयोटा बीटा, तो काल्पनिक भाग देख लो क्या है, बीटा। इस अल्फा को बोलते हैं वास्तविक, जो आयोटा के साथ में हो उसको बोलते हैं काल्पनिक। तो इस बीटा को कोस के साथ लिख दें, कोस और साइन के साथ, कि कोस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स, ठीक है। उनके साथ में एक एक कॉन्स्टेंट ए बी, ठीक है, इस तरीके से। और अब एक डायरेक्ट बता देता हूँ इसी का ही लास्ट, ठीक है, कि सम्मिश्र व समान, कि यदि कुछ मूल सम्मिश्र तथा समान है, कि इफ सम रूट्स आर इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, कि सम्मिश्र भी है और समान भी है। तो जनरली इस तरीके से हैं, किस तरीके से, देखो कि इस फॉर्म में है, मान लो कि ये जो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है ना, यही दो बार आ गया कि m1 m2 की तो वैल्यू थी, ये m3 m4 की भी आ गई, और बाकी फिर अलग अलग है m5 से लेके mn तक। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। तो जनरली इस टाइप के सवाल आएंगे नहीं, एक आधा सवाल पूरी बुक में ही, एक या दो सवाल कि कॉम्प्लेक्स भी हों और इक्वल भी आ जाए। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ CF कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में CF कैसे लिखेंगे, तो देखो अल्फ़ा अल्फ़ा तो वास्तविक भाग अल्फ़ा ही है, तो ई पे पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। और अब देखो टोटल मिला के आप देख लें, टोटल मिला के रूट कितने हैं, 4 हैं। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, दो तो यहाँ और दो ही यहाँ, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो वो 4, तो 2 के लिए 2 कॉन्स्टेंट आए थे ए और बी, तो अब 4 हो गए। तो 4 के लिए 4 कांस्टेंट आएंगे ए बी सी डी, उनको लिखेंगे कैसे, ऐसे कि देखो कोस बीटा एक्स आएगा, क्योंकि काल्पनिक भाग देखो बीटा है यहाँ भी, तो कोस बीटा एक्स आएगा, साइन बीटा एक्स आएगा। लेकिन 4 कांस्टेंट चाहिए, तो 4 कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जैसे उसमें लिखा था ना वास्तविक और समान वाले में। तो ए प्लस बी एक्स प्लस C प्लस डी एक्स, इस तरीके से ये हो गए 4, ठीक है। तो 4 कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, ठीक है। बाकी तो फिर वास्तविक हैं, तो उनको तो ऐसे लिख देते हैं C5 ई पे पावर m5 x, और लास्ट में Cn ई पे पावर mn x, इस तरीके से। तो ध्यान रहे क्या बोल रहा हूँ कि यदि कॉम्प्लेक्स में भी समान हो जाए तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स। और मान लो 3 सेम हो जाते हैं कि m5 m6 की वैल्यू भी यही आ जाती है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहीं पे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर d प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट चलते, ठीक है ना। तो जितने समान होंगे उतनी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया है कि जो चैप्टर 3 है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो ये थ्योरी आपके समझ में आए या नहीं आए, यदि आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से ध्यान देके सीखेंगे लेक्चर को, एक बार नहीं तो 2 बार देखो, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी भी समझ में आएगी। लेकिन मेन काम क्या है हमारा, ट्यूशन करना। तो जब ट्यूशन करेंगे ना तब तो बिल्कुल 2 मिनट का काम है कि CF लिखना, डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पे। तो ये समझ में नहीं भी आई हो ना तब भी क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे आसानी से।
लेकिन फिर भी इसको एक बार ध्यान रखें ताकि हमको पता रहे कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो इसी फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, वह कारण पता रहना चाहिए हमको कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो इसी फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, तो उसका प्रूफ है ये। तो इसको ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से समझें और पढ़ें, फिर बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।